स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक कुमार SRS। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखो, हमने अभी तक पिछले लेक्चर्स में 2 पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो आपको बहुत बेसिक से एडवांस तक सब कुछ बताया गया है। अब आज हम लोग 3rd पार्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज समझते चलना, ठीक है। पिछला नहीं भी क्लियर हुआ तब भी ये चीजें सारी समझ में आएंगी, रिलेट नहीं करती हैं पिछले पार्ट से, तो आराम से बेसिक से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो राइट डाउन द हेडिंग, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर। तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, एंड राइट डाउन द हेडिंग टाइप्स ऑफ कंडक्टर। फ्लो ऑफ करंट, occurs due to flow of electron, due to flow of electron। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि बेसिकली जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है। तो सबको पता है, बचपन से ही पढ़ रहे हो, फिजिक्स में भी काफी पढ़ा है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इज योर, राइट डाउन द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है नो केमिकल डिकम्पोजिशन, नो chemical decomposition, no chemical decomposition of substance takes place by passing electricity, तो जब भी मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कोई भी डिकम्पोजिशन, केमिकली डिकम्पोजिशन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होता है, केमिकली रिएक्ट नहीं करता है, किसमें? मेटेलिक कंडक्टर्स में। ओके, थर्ड पॉइंट, ये सब पता है हमको, बस हम आप रिलेट कर सको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर कैसे डिफर करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, रेजिस्टेंस is due to obstacle का स्पेलिंग देख लेना, obstacle provided by the kernel in the flow of electron, kernel in the flow of electrons, ठीक है। अब आपको पता है मेटेलिक कंडक्टर में, मेटेलिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो जहां से और उसमें कर्नल्स भी होते हैं। कर्नल्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज का वो पार्ट होता है। तो जो रेजिस्टेंस, जो मेटेलिक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस या ऑब्स्टेकल जो होता है वो किसकी वजह से होता है? कर्नल्स की वजह से होता है। अब ये कर्नल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये आपको हमसे ज्यादा अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मेटेलिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये बात ध्यान रखना। ये हो गई हमारे मेटेलिक कंडक्टर के बारे में, जो कि हमें तो पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, लेकिन मेटेलिक कंडक्टर का प्रॉपर्टीज पता हो गया है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कैसे होते हैं। राइट डाउन द सेकेंड हेडिंग, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब यही मेन है, हमें इन्हीं को ही पढ़ना है,
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो इसमें जो पहला पॉइंट है आप लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट occurs due to flow of ions। इसमें मतलब है जो इसमें करंट फ्लो करती है वो आयंस के फ्लो की वजह से करती है, ना कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करती है। ये तो हो गया पहला डिफरेंस, क्लियर हो गए होगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है आपका इसका केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, takes place on passing electricity। जब आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो इसमें केमिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। इसमें डिकम्पोजिशन होता है सब्सटेंस का, वो टूटते हैं, ब्रेक करते हैं। समझ में आया कि नहीं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में जब करंट पास होती है, ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट आप इसी से ही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से रिलेटेड, resistance is due to solute interaction और solute solvent interaction, solute solvent interaction and solvent interaction। ये बात बहुत अच्छी है, समझ सकते हो आराम से, इजी भी है। इसमें बेसिकली ये बता रहा है कि अब देखो, सबसे पहला पॉइंट बताया कि जो इसमें रेजिस्टेंस होता है वो सल्यूट इंटरेक्शन की वजह से होता है। अब सल्यूट मतलब जो भी आपका कंपाउंड सॉल्वेंट में मिलाया गया है। अब सल्यूट में जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना फ्लो ऑफ आयंस कम होगा, और जितना फ्लो ऑफ आयंस कम होगा उतना करंट कम फ्लो करेगा। यहाँ पे तो जो आयंस फ्लो कर रहे हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस कर रहे हैं ना, सॉरी, जो करंट फ्लो कर रही है वो ड्यू टू आयंस कर रही है। अब जितना फ्लो ऑफ आयंस कम होगा सल्यूट इंटरेक्शन की वजह से, उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, या उतने आयंस कम, या उतना कम करंट फ्लो करेगा। दूसरा सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, अगर मान लो सल्यूट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन अच्छा है तब भी वो आयंस कम फ्लो कर पाएंगे, और मान लो अगर सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन अच्छा है तब भी आयंस कम फ्लो कर पाएंगे। सॉल्वेंट इंटरेक्शन समझ रहे हो, विस्कोसिटी ज्यादा है, जितना ज्यादा विस्कस होगा आयंस का फ्लो करने में उतना ज्यादा दिक्कत होगी कि नहीं। सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे है कितना विस्कस है, कि जो आपका सॉल्वेंट है विस्कस कितना है, ये बताता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है। तो जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा उतना कम फ्लो कर पाएगा कोई भी आयन जो भी है उसमें, तो फ्लोइंग टेंडेंसी आयंस की कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो अब देखो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब क्या है। सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब अच्छे से अगर सॉल्वेंट उसको सल्यूट को घेर लेगा तो वो फिर फ्लो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब होता है अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो ये हो गया हाइड्रेशन ऑफ वाटर। क्या हो गया? सॉरी, क्या? हाइड्रेशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन ऑफ वाटर नहीं बोलेंगे, हाइड्रेशन ऑफ आयंस। वाटर तो हाइड्रेशन में ही आ गया।
मतलब आयंस को हाइड्रेट कर लिया, घेर लिया चारों तरफ से। जितना अच्छा सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा आयंस का हाइड्रेशन होगा, और जितना ज़्यादा आयंस का हाइड्रेशन होगा उतना ज़्यादा फ्लोइंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। आपको क्लियर हुई इतनी ज़्यादा? तो इस तरह रेजिस्टेंस जो होता है वो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन की वजह से, या सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन की वजह से, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन की वजह से होता है। तो ये आपको थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा आई थिंक बहुत अच्छे से। चौथा पॉइंट जो आपका है, फोर्थ पॉइंट है, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, ये हो तो गया है यार, हाँ फोर्थ पॉइंट आपका है रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो मेटेलिक कंडक्टर में उल्टा होता था, मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बट जब किसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्यों बताओगे? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये जितने भी टाइप के इंटरेक्शन है, कांटेक्ट है, अट्रैक्शन है, वो घट जाएंगे। तो लिख लो रेजिस्टेंस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, all types of interaction decreases। तो ये हो गए किसके बारे में? ये बेसिकली आपका जो बात हो गया वो बात हो गया किसके बारे में? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बारे में। अब हमें यही पढ़ना है, इसी के बारे में आगे बातें करनी है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लो फिर, क्या जनरल टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर को बार बार ना लिखे, इसलिए इसी लिखते हैं। तो जो टर्म्स रिलेट होते हैं, टर्मिनोलॉजी जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में यूज होती है वो हम लोग देख लेते हैं, ताकि फिर आगे का कॉन्सेप्ट हमें पूरा समझ में आए, ठीक है ना। सॉरी। तो पहला हेडिंग इसमें डालो रेजिस्टेंस। क्या है पहला हेडिंग? फर्स्ट हेडिंग इज योर रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो अभी हमने रेजिस्टेंस में बात कर ली थी। रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में जो ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है, किसका? इलेक्ट्रॉन को नहीं, यहाँ पे तो आयंस फ्लो होते हैं, तो जो क्या करता है, फ्लो ऑफ आयंस को ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है। तो लिख दो हेडिंग है, लिख लो ऑब्स्टेकल प्रोवाइड इन flow of ions, ठीक है। तो जो आयंस के फ्लो में रुकावट पैदा करता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। कहाँ? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जब पढ़ते हैं तब। और जब मेटेलिक कंडक्टर पढ़ते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो रेजिस्टेंस या जो ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। यूनिट इसकी पता ही है, 10th क्लास में ही पढ़ी थी। यूनिट होती रेजिस्टेंस की ओम, जो ओम सेमन एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पे पढ़ा था। इसका यूनिट क्या है? ओम। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। दूसरा जो टर्म आता है वो आता है आपका कंडक्टेंस। क्या आता है? कंडक्टेंस। रिलेट करते चलना जो आपने पढ़ा है मेटेलिक कंडक्टर्स में और जो आप इसमें पढ़ोगे। कंडक्टेंस आप वहाँ भी पढ़ते थे, यहाँ भी पढ़ते थे, क्योंकि सेम चीज़ है भाई। कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा, वो तो प्रॉपर्टी होते ही है। तो कंडक्टेंस यहाँ पे किस तरह डिफाइन होता है वो देखेंगे। तो वहाँ पे भी रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता था वो कंडक्टेंस होता था, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। ये भी जो रेजिस्टेंस का अपोजिट होगा उसे बोलते हैं कंडक्टेंस। तो लिख लो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ
resistance and defined as easiness with which ions can move. तो देखो कंडक्ट रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, ऑब्स्टेकल, मतलब कितनी जो आयंस के फ्लो में जो रुकावट पैदा करता है। कंडक्टेंस जस्ट उसका उल्टा होता है, कितनी इजीनेस के साथ आयंस मूव कर पा रहे हैं, तो ये उसका रेसिप्रोकल होता है। तो कंडक्टेंस जो आपका डिफाइन होता है, कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1/r। रेजिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हो गया 1/r। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, रेजिस्टेंस की यूनिट होती ओम, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, या फिर इसको हम लोग मोह भी बोलते हैं, मतलब मोह के धागे नहीं, मोह, ठीक है, ये नाम ही अपोजिट कर दिया। तो ओम इनवर्स या मोह, ये किसकी यूनिट होती है, कंडक्टेंस की। बहुत आसान से, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम बच्चों की तरह समझ जाना, ठीक है। अभी धीरे धीरे एकदम हाई लेवल होता चला जाएगा, तो अभी से समझते चलोगे तो रिलेट करते चलोगे, नहीं फिर बाद में कहोगे अब समझ में नहीं आ रहा है। उसमें मेरा गलती नहीं होता है, गलती होता है आप लोगों का, क्योंकि आप क्या करते हो, अभी से ही फोकस नहीं करते, तो अभी से ही फोकस करो, ठीक है बेटा। अब आ जाता है अगला, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ये टर्म भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसको रिप्रेजेंट करते थे हम लोग रो से, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। तो आपको याद होगा रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती थी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, लेंथ। रेजिस्टिविटी की तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा, ये आपने 9, 10th क्लास में भी पढ़ा है, और आप 12th में अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ रहे हो तो उसमें पता होगा। तो जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां से हम लोग पता कर सकते हैं R is directly proportional to length and inversely proportional to area। तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका R का फॉर्मूला, दैट इज नोन है ρl/A। और ये आपका जो ये क्या है, एक कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो लिख लो, वेयर रो इज कांस्टेंट एंड नोन एज रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये आपकी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वेयर इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझते हो ना, क्या होता है, जो मास पे डिपेंड नहीं करती या अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। चाहे जितना अमाउंट ले लो, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये उसका अगर ये वो वैल्यू जो भी होगी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, वो सेम होगी, चाहे अमाउंट चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना कम हो। तो यहाँ से अगर इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा रो इक्वल टू R इंटू एरिया अपॉन L, एरिया अपॉन L। एरिया क्या, ये ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड होंगे तो यहाँ पे होगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, किसका है,
इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ पे लेंथ का तो इलेक्ट्रोड लेंगे नहीं, यहाँ पे जो एल होगा ये बताएगा इलेक्ट्रोड के बीच में डिफरेंस कितना। जैसे ये दो इलेक्ट्रोड लगे हैं तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे एल। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर में लेंथ ऑफ कंडक्टर जो होता था मेटल का उसको एल बोलते थे, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा उनके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में उसको बोलेंगे क्या, एल। डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, तो लिख लो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी बताइए भाई साहब। इसकी यूनिट होगी, आर की यूनिट तो होती है क्या, ओम। अब इसकी अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ की सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, ओम सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना ये होती है इसकी यूनिट किसकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की या फिर रेजिस्टिविटी की। तो ये हो गए कुछ टर्म, और दो तीन टर्म पढ़ते थे ये मैं आपको, ये सब आपने पढ़े हुए हैं पहले, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये तीनों टर्म यहाँ पे कैसे यूज होंगे हमने उसकी बात कर दी है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल लो कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल ये क्या होते हैं, राइट डाउन द हेडिंग। कंडक्टिविटी सेल, इसमें लिखो सेल इन विच कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस will be measured। वो सेल जिसमें कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस मेजर की जाती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं। जरा देखो एक मिनट बस। मान लो आपका ये आपका एनोड है कुछ इस तरह का, हम कोशिश करेंगे डायग्राम बनाने का, ना बने तो गालियां मत देना, ठीक है। और ये आपका राइट हैंड साइड आपका, लेफ्ट हैंड साइड आपका एनोड हो जाएगा, राइट हैंड साइड आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड आपका कैथोड। ये आपका लेफ्ट, ठीक, ये आपका हो गया एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। ओके बेटा, अब देखो एनोड और कैथोड आपके एक बैटरी से जुड़ेंगे कुछ इस तरह से। ये सब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको जोड़ना आता है, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक। अब कैटायन आपके कैथोड की तरफ जाएंगे, एनायन आपका एनोड की तरफ जाएंगे, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, एल है। ओके, ये आपके इलेक्ट्रोड हैं, क्या है, इलेक्ट्रोड है। और ए जो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एरिया, जो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, वो क्या होगा, दैट इज ए। क्या, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक टर्म आता है सेल कांस्टेंट। क्या टर्म आता है, सेल कांस्टेंट, जो बेसिकली आपका क्या होता है, L/A होता है। वो रेशियो बताता है डिस्टेंस बिटवीन एरिया और ऑफ एरिया, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ एंड एरिया ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, तो उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है। चाहो तो ये लिख लो, ये बात लिख लो, हेडिंग डाल लो अगला, सेल कांस्टेंट क्या होता है, पूछ सकता है कोई। सेल कांस्टेंट, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। तो लिखो रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो बहुत आसान है आज का लेक्चर, बहुत आसान है, बस आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है, एक एक चीज क्लियर है, क्लियर कट एक एक चीज है, कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स
टू द area of electrode is known as cell constant, तो क्या हो जाएगा, G इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन A। L का भी मतलब आपको पता है और आपको A का भी मतलब पता है, अभी जस्ट बताया है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट सेंटीमीटर है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यूनिट क्या हो जाएगी सेल कांस्टेंट की, तो यूनिट हो जाएगी इसकी सेंटीमीटर इनवर्स। लेंथ की यूनिट रहेगी, लेंथ इनवर्स बोल सकते हो सीधे, ठीक है। ज़्यादातर हम डिस्टेंस इसमें सेंटीमीटर में ही लेंगे, मीटर में भी नहीं लेंगे, किलोमीटर में भी नहीं लेंगे और mm में भी नहीं लेंगे, कितनी पास है। ज़्यादातर आपको 99% केसेस में सेंटीमीटर में ही लेंथ मिलेगी। ओके, अगर मान लो दो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के एरिया अगर अलग अलग है तो क्या करेंगे, जब भी दो इलेक्ट्रोड हो जिनके क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग हो तो हम लोग क्या करते हैं, वो एरिया लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो ये पॉइंट लिख लो, इफ एरिया ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स is different, then we have to take common area of both electrodes। तो हमें उन दोनों में जो कॉमन एरिया होगा वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, अगर कोई पूछ दे कि डेफिनेशन बताओ रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा, चलो ये भी देख लेता हूँ, ठीक है। डाल लो चाहो तो छोटी सी हेडिंग, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टिविटी होता क्या है आपका, अभी अभी हम लोगों ने देखा, रेजिस्टिविटी होता है आपका रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ध्यान से देखना, ठीक है, यही ना होता है। अब अगर आपका एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, एल आपका 1 सेंटीमीटर हो जाए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। तो यही हो गई आपकी डेफिनेशन, रो इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज और, अगर रो इक्वल टू आर हो गया, और देखो वी वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 ml के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमारा जो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन आएगा वो आएगा, सो रेजिस्टिविटी, ध्यान से सुनना यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में, सो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस offered to all the ions present in 1 ml of solution। 1 मिनट, 1 ml of solution। तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन होगा कि 1 ml कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसी को ही हम लोग बोलेंगे रेजिस्टिविटी। क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास आयंस होंगे, और आयंस कहाँ होंगे, सोल्यूशन में होंगे। तो 1 ml सोल्यूशन जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ऑफर करेगा, उसी को ही हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन, बहुत ध्यान से रखना है याद, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए हमने इससे अलग से बात की इसके, तो ठीक है ना। ओके, तो अब एक टर्म और देखते हैं, वो है हमारा क्या,
वो हमारा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, ऐसे कंडक्टेंस का आएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इसमें भी आप लोग हेडिंग डाल लो, क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो राइट डाउन द हेडिंग स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। इंपॉर्टेंट है ये टर्म, अभी तक टर्म्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। और कंडक्टिविटी, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इसका सिंबल होता है स्मॉल के या के टाइप का होता है, बहुत सी बुक में कुछ टेढ़ा मेढ़ा के लिखा होता है। इसको बोलते क्या है, कप्पा। क्या बोलते हैं, कप्पा, बप्पा नहीं, कप्पा, ठीक है ना। तो लिख लो, ये भी अगर रेजिस्टेंस समझ में आया तो ये भी समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। रेजिस्टिविटी समझ में आया, सॉरी। तो ये किसका, देखो जो रेजिस्टिविटी है उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। समझ में आया, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का जस्ट अपोजिट है, ऐसे रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का जस्ट अपोजिट है, या कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट है। तो लिख लो, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ resistivity and defined as conductance of all the ions present in 1 ml of solution। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी है ऑफर्ड 1 ml सोल्यूशन के द्वारा कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया गया है, और कंडक्टिविटी क्या है, 1 ml सोल्यूशन द्वारा कितना कंडक्टेंस ऑफर किया गया। बस इतनी सी बात है और बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिख सकते हो कप्पा इक्वल टू 1/ρ, ठीक है। तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा आपका, रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो 1/R इंटू A/L, ठीक, ध्यान से समझना, 1 मिनट ध्यान से। और 1/R क्या होता है आपका, 1/R होता है कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस। तो ये हो जाएगा कप्पा इक्वल टू हो जाएगा CL/A। क्या हो जाएगा, CL/A। नहीं समझे, पक्का ना, ठीक। तो ये हो गया CL/A। तो ये क्या हो गया आपका कंडक्टिविटी। तो अगर हम लोग कंडक्टिविटी देखें तो आपका जो कंडक्टिविटी है L/A क्या है, L/A आपको पता है G होता है। क्या होता है, G, सेल कांस्टेंट। तो अगर हम बोले कंडक्टिविटी आपका हो जाएगा कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, तो ये हो गया आपका क्या, कंडक्टिविटी। तो याद रखना है इस कंडक्टिविटी को, कंडक्टेंस C इंटू G। तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा जरा बताओगे, यूनिट क्या होगा इसका यूनिट हो जाएगा, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स, ठीक है। और सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। और मोहो सेंटीमीटर इनवर्स। और क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी का, और सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टेंस का और एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं सीमन। क्या बोलते हैं, सीमन, SIMMON। तो इसको कैपिटल S से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सीमन, SIMMO सीमन्स कांस्टेंट, सॉरी सीमन्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कंडक्टिविटी के बारे में चीजें क्लियर हो गई।
कंडक्टिविटी आपकी बेसिकली कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट या कप्पा इक्वल टू C इंटू L/A। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, जिसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स, सेंटी इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और मोह सेंटीमीटर इनवर्स या सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना। अब अगला टर्म देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। इसको आपने पहले नहीं सुना होगा क्योंकि ये यहीं पे आता है। तो अगला टर्म है आपका क्या, मोलर कंडक्टिविटी। इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इसको, आगे बहुत यूज होगा इसी का, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम लोग लैम्डा एम इस तरह के साइन से, ठीक है, इसको लैम्डा बोलते हैं, इसको भी लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, तो हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, बेसिकली उल्टा वी है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर आगे बात करते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ all the ions produced by 1 mole of the electrolyte is known as molar conductivity, is known as molar conductivity। ध्यान से समझो इसको। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जितना कंडक्टिविटी दी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। सर वॉल्यूम कहाँ से आ गया, अभी देखो बात क्लियर करते हैं। ये वो वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइट का जिसमें भाई आयंस है ना, तो जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है फिर से देख लो, फिर बताते हैं हम लोग। V इक्वल टू है वॉल्यूम, ध्यान से समझना, कंफ्यूज ना होना, वॉल्यूम इन ml which contains which contains 1 mole of electrolyte। क्या है उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। बात समझना, इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल है उस सॉल्यूशन का जिसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम उसका VmL है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम VmL है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये V वो वाला V है। ठीक है, तो चलो आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, लेकिन मेन डेफिनेशन यही है। आपको जो बुक्स में दिया गया वो NCERT वगैरह में वो दूसरा फॉर्मूला दिया गया, तो वो जरा हम दिखाते हैं। बेसिकली वो तुम्हारा मोलैरिटी के टर्म में दिया गया है, तो जरा देखते हैं मोलैरिटी में और इसमें रिलेशन क्या है। तो इसी में ही सब हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वॉल्यूम। तो हम देखते हैं मोलैरिटी और वॉल्यूम में रिलेशन क्या है, उससे हमें पता चलेंगी चीजें। तो देखो मोलैरिटी मतलब क्या है, मोल्स कितने अवेलेबल हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, और 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर इक्वल टू होता है 10,000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर 1 लीटर अगर वॉल्यूम है तो मोल्स कितने आ जाएंगे, 1 इंटू एम, तो मोल्स आ जाएंगे कैपिटल M। तो मोल्स आ जाएंगे 1 लीटर मीन्स है कैपिटल M मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बात समझो यहाँ पे भाई,
अगर आपका वॉल्यूम 1 लीटर है, 1000 ml है 1 लीटर, तो मोल्स कितने आ जाएंगे? मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स होगा कि नहीं? तो 1 लीटर में कितने मोल्स इलेक्ट्रोलाइट होंगे? m मोल्स इलेक्ट्रोलाइट होंगे। बस इतना समझ जाओ, माहौल बन जाएगा। m मोल्स इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? यहाँ से ये कहना चाह रहा है कवि कि m मोल्स इक्वल टू, ध्यान से समझना, m मोल्स इक्वल टू 1000 ml सॉल्यूशन। समझ में आया? 1 लीटर में m मोल्स किसके होंगे? इलेक्ट्रोलाइट के होंगे। कितने होंगे? m मोल्स। तो 1 मोल में कितना होगा? तो 1 मोल में कितना ml इलेक्ट्रोलाइट होगा? 1 मोल में हो जाएगा 1000 इंटू कैपिटल M मिलीलीटर। और यही आपका क्या है? वॉल्यूम है। देखो ना, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इन 1 ml कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो वही तो है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यही हो गया आपका पूरा वॉल्यूम। तो यहाँ से V इक्वल टू जो आ जाएगा आपका 1000 अपॉन मोलैरिटी। भाई प्लीज ध्यान से समझना, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन नहीं आएगा लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया वो वॉल्यूम। और मोलर कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है? कप्पा इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी, अगर हम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी आपकी आएगी जो, तो आ जाएगी क्या है सिंबल, हाँ, मोलर कंडक्टिविटी को 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलैरिटी। तो ये आपको बुक्स में ज़्यादातर फार्मूला दिया गया होता है, जबकि जो डेफिनीशन के अकॉर्डिंग फार्मूला होता है वो K इंटू वी होता है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट देखें मोलर कंडक्टिविटी तो क्या होगी? इसकी यूनिट होगी, कप्पा की यूनिट क्या होती है? सीमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ना, स्क्वायर नहीं इनवर्स होती। तो कप्पा की हो गई सीमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन, यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? यहाँ पे कंसंट्रेशन का यूनिट होगा मोल सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से जो यूनिट आ जाएगा इसका, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे जो यूनिट आ जाएगा इसका सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हो गई किसकी यूनिट? मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ध्यान रखना, यूनिट जरूर ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो ये हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और टर्म आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी जैसा ही है एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दोनों टर्म बहुत अच्छे से बेटा समझना। क्या हेडिंग डाल लो? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको वही सिंबल वही है, इक्विवेलेंट है तो EQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो इसकी जो डेफिनेशन है समझो, इसमें लिखा है कंडक्टिविटी of all the ions, conductivity of all the ions produced by one equivalent of the इलेक्ट्रोलाइट। बात समझे कि नहीं? वहां पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था, किसमें? मोलर कंडक्टिविटी में। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या हो जाएगा? 1 इक्विवेलेंट। तो आपको इक्विवेलेंट तो पता ही है, ठीक है, इक्विवेलेंट क्या होता है। तो सेम इसका फार्मूला देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे जो V होगा वो क्या होगा? वहां पे वॉल्यूम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रहा था। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रहा होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम इन ml
contains one equivalent of electrolyte. इक्विवेलेंट का मतलब समझते हो ना, मोल्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एन फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट आएगा, अभी से ही हमें आइडिया लग रहा है, ठीक है ना। तो यहां से वहां पे तो जो रिलेशन आया था वॉल्यूम और मोलैरिटी में, तो यहाँ पे रिलेशन आएगा वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी में। ध्यान समझना, तो यहाँ पे वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी में रिलेशन निकालोगे तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 1000, वहाँ पे अपॉन में मोलैरिटी आ गया था, यहाँ पे अपॉन में नॉर्मेलिटी आ जाएगा, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। तो प्लीज़ परेशान ना होना, ये क्या है, नॉर्मेलिटी, क्योंकि नॉर्मेलिटी ही होता है इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, समझे कि नहीं। ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ही तो होता है नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर सिमिलरली अगर हमने यहाँ मोलैरिटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन निकाला, यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, वैसे ही कुछ आ जाएगा, हम डेरिवेशन नहीं कराएंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी। बस जहाँ पे मोल्स था वहाँ पे इक्विवेलेंट आ जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ के लिए ये बस ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अब इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी मोल की जगह इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स की जगह इक्विवेलेंट इनवर्स, बस। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बहुत ध्यान से समझना भाई साहब, दिक्कत ये दो टर्म ही मेन है, इन दो टर्म को समझोगे तो आगे का चैप्टर एकदम मक्खन की तरह फ्लो में बहेगा, चीज़ें स्ट्रांग होती जाएंगी, तेज होती जाएंगी, अच्छी होती जाएंगी, ठीक है ना। इसीलिए आज का लेक्चर बहुत स्लो और बहुत धीमे धीमे और अच्छे से बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अब देख लेते हैं इसमें मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या है, रिलेशन क्या है। तो राइट डाउन द हेडिंग, छोटी सी हेडिंग इसी में, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बहुत आसान है, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। तो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी करोगे तो क्या आ जाएगा, 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी कितना है, 1000 इंटू कप्पा बाई एम, ठीक है। एक मिनट फिर से करते हैं, गलत लिख दिया लगता है, 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलैरिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, 1000 इंटू कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी। तो ये दोनों टर्म निपटे तो क्या आ जाएगा आपका, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी, ठीक है, जो क्या होता है आपका एन फैक्टर के बराबर होता है। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी क्या होता है, एन फैक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू आया एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये हो गया आपका क्या, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन। बहुत ध्यान रखना, ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा कोलराउस लॉ के डेरिवेशन वगैरह में, ठीक है। बहुत सारे फॉर्म होते हैं कोलराउस लॉ के, तो ये सारे रिलेशन जब याद रखोगे तभी काम आएगा। और एन फैक्टर आपको पता है, एन फैक्टर आपका एसिड के लिए जो कितना H देगा, बेस के लिए कितना OH माइनस देगा, और सॉल्ट के लिए कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में बेसिक नॉलेज था, जो इंट्रोडक्शन था, जो टर्मिनोलॉजी थी, जो बेसिक था, वो क्लियर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर बहुत ध्यान से पढ़ लेना, एक एक चीज़ क्लियर कर लेना, और कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। सारी चीज़ें बताई हैं, हर एक चीज़ बताइए, और इसके बाहर का कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला है, ठीक है क्लास। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।